दोस्तों आज हम फॉरेस्ट गंप मूवी की कहानी बताने वाले हैं जो आमिर खान की आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की कहानी इसी फिल्म पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। वह बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। फॉरेस्ट गंप उसके जूतों को बड़ी गौर से देखता है और उसे बताता है कि कभी मेरे पास भी ऐसे जूते थे। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर फॉरेस्ट गंप बहुत छोटा है और उसकी मॉम उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसे अजीब से जूते पहना देता है जिसमें लोहे की रॉड्स लगी हैं और डॉक्टर उसकी मॉम को बताता है कि उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है जिससे यह कभी भी चल नहीं पाएगा। और अब फॉरेस्ट गंप उन्हीं जूतों के साथ चलना शुरू करता है, लेकिन वह अपने इस नए जूतों से परेशान रहता है। पर उसकी मॉम उसका हौसला बढ़ाती है और उससे कहती है कि ईश्वर अगर सबको एक जैसा बनाता तो तुम्हारे पैर ऐसे नहीं बनाता। तुम अलग हो, तुम खास हो। हालांकि यह सच नहीं होता, लेकिन उसकी मॉम उसके अंदर एक पॉजिटिविटी का बीज बो दिया है। फॉरेस्ट गंप को स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिल रहा होता क्योंकि उसका आईक्यू लेवल बहुत कम होता है। पर उसकी मॉम प्रिंसिपल से किसी तरह से बात करके उसका एडमिशन करवा देती है। फॉरेस्ट गंप जब पहली बार स्कूल बस में जाता है तो उसे कोई भी अपनी सीट पर नहीं बैठा रहा होता और तभी वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जेनी है वह फॉरेस्ट गंप को अपने सीट पर बैठा लेती है और इसी तरह से फॉरेस्ट गंप और जेनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है। फॉरेस्ट गंप के पिता नहीं होते इसलिए उसकी मॉम कमाई के लिए एक गेस्ट को रखती है और एक दिन अचानक इनके घर में एक सिंगर आता है और ये कोई आम सिंगर नहीं होता। इसका नाम होता है एल्विस प्रेस्ली। एल्विस प्रेस्ली के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सच में 1960 के हॉलीवुड के एक बहुत बड़े एक्टर और सिंगर थे और यहाँ तक कि खुद माइकल जैक्सन भी इनकी कॉपी किया करते थे। अब एल्विस प्रेस्ली जब गिटार बजा रहा होता है तभी उसके पास फॉरेस्ट गंप जाता है। फॉरेस्ट गंप एल्विस प्रेस्ली की गिटार की धुन पर अजीब सा डांस करता है जो बहुत ही फनी होता है, लेकिन एल्विस प्रेस्ली को यह बहुत ही अच्छा लगता है। अब एक दिन जब फॉरेस्ट गंप अपनी मॉम के साथ मार्केट जा रहा होता है तभी वो दोनों टीवी पर एल्विस प्रेस्ली को देखते हैं जो फॉरेस्ट गंप के इन्हीं फनी स्टेप्स को कॉपी कर रहा होता है और इन्हीं फनी स्टेप को कॉपी करके एल्विस प्रेस्ली पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। यह बात ना फॉरेस्ट गंप को समझ आती है और ना ही उसकी मॉम को। वहीं अब जेनी और फॉरेस्ट गंप बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दिन जब ये दोनों वॉक कर रहे होते हैं तभी इनके क्लास के 3 बच्चे आते हैं जो फॉरेस्ट गंप को पत्थर मारते हैं और उससे कहती हैं कि तुम एक बेवकूफ हो। पत्थर लगने से फॉरेस्ट गंप गिर जाता है। जेनी उसे उठाती है और कहती है भागो। अब तीनों बच्चे साइकिल लेकर फॉरेस्ट गंप का पीछा करने लगते हैं और फॉरेस्ट गंप अपने अजीब से जूतों के साथ भाग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है जिसकी वजह से उसके जूतों की लोहे की सलाखें टूट जाती हैं और फॉरेस्ट गंप की स्पीड बढ़ती जाती है। वह इतना तेज भागता है कि वे बच्चे उसे साइकिल से भी पकड़ नहीं पाते और इस तरह से फॉरेस्ट गंप को पहली बार पता चलता है कि बिजली की रफ्तार से वह भाग सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप और जेनी बड़े हो चुके हैं और आज भी वो बच्चे जो बचपन में उसे परेशान किया करते थे वो आज भी उसे परेशान करते हैं और इन्हें देखकर फॉरेस्ट गंप भागना शुरू करता है। हालांकि वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन फॉरेस्ट गंप की रफ्तार के आगे कोई भी टिक नहीं सकता। वह बिजली की रफ्तार से उनसे बचने के लिए भागता है और भागते भागते एक फुटबॉल ग्राउंड में आ जाता है। दरअसल यह अमेरिकन फुटबॉल है जो रग्बी की तरह लगती है और यहाँ पर जो प्लेयर है फुटबॉल लेकर गोल की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप इतना तेज भागता है कि वह उसे भी पीछे छोड़ देता है। तभी यहाँ पर कोच उसे देखकर पूछता है कि यह कौन है और कोच को बताया जाता है कि ये यहाँ का एक लोकल इडियट है जिसका नाम फॉरेस्ट गंप है। कोच को फॉरेस्ट गंप की रफ्तार अच्छी लगती है इसलिए उसे फुटबॉल टीम में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन इसके लिए फॉरेस्ट गंप को कॉलेज में एडमिशन देना पड़ता है। हालांकि वह स्कूल में सालों से पास नहीं हुआ, वो हर साल फेल हो जाता है, लेकिन अब फॉरेस्ट गंप कॉलेज की फुटबॉल टीम में है। उसे बस ये पता है कि उसे भागना है, उसे गेम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। जब भी उसके हाथ में बॉल आती है तो वो सिर्फ भागना शुरू कर देता है। उसे ये भी नहीं पता होता कि उसे कब रुकना है, इसलिए वह कभी कभी बॉल लेकर सीधा अपने घर भाग जाता है। लेकिन कोच और स्टाफ उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो उसी की वजह से बहुत सारे मैच जीत रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है, उसका पूरे अमेरिका में नाम हो जाता है और उसे ऑल अमेरिकन फुटबॉल टीम में भी शामिल कर लिया जाता है जो कि एक बहुत बड़ी सफलता है। और फॉरेस्ट गंप अगले 5 सालों तक कॉलेज के ग्राउंड में इसी तरह से फुटबॉल लेकर भागता रहता है। उसे सिर्फ इतना पता था कि सिर्फ फुटबॉल लेकर भागना है। 5 सालों में वह कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है और उसे डिग्री मिल जाती है। जब वह अपनी मॉम के साथ होता है तभी वहाँ पर एक आर्मी का ऑफिसर आता है और उसे कहता
कहता है कि क्या तुम आर्मी में होना चाहोगे, और वो आर्मी में भर्ती हो जाता है। और अब वो आर्मी की ट्रेनिंग के लिए बस में जाता है, जहाँ पर और भी लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। वो बस ड्राइवर से कहता है कि मेरा नाम फॉरेस्ट गंप है। ड्राइवर कहता है किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, जाकर पीछे बैठ जाओ। फॉरेस्ट गंप बहुत मासूम होता है, उसका दिमाग बच्चों की तरह हो। वो पीछे बस में बैठने के लिए चला जाता है, लेकिन कोई भी उसे अपने साथ नहीं बिठा रहा होता। तभी एक गोल सा मोटा सा आदमी कहता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकते हो, इसका नाम बाबा है। बाबा फॉरेस्ट गंप को बताता है कि आज तक मेरे परिवार ने सिर्फ एक ही काम किया है, वो काम है झींगों का। मैं भी झींगों का काम करना चाहता हूँ। मैं एक बोट खरीदना चाहता था, लेकिन मैं आर्मी में भर्ती हो गया। मेरी माँ झींगा बनाती है, मेरी माँ की माँ झींगे बनाती है, और मैं भी झींगे ही बनाना चाहता हूँ। दरअसल बाबा हमेशा एक ही बात करता है, और वो बात है झींगों की। इसके बाद दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग के दौरान सारे सोल्जर्स को गन असेंबल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप बहुत ही जल्दी अपनी गन असेंबल कर लेता है, जिसे देखकर उसका सीनियर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। और वो कहता है कि आर्मी के इतिहास में आज तक किसी ने इतनी जल्दी गन असेंबल नहीं किया, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा IQ लेवल बहुत ही हाई है। फॉरेस्ट गंप कहता है ओके सर। अब एक रात को जब फॉरेस्ट गंप अपने बेड पर सो रहा होता है, तभी वो मैगजीन देखता है कि जेनी की एक गंदी फोटो है, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से भी निकाल दिया गया है। फॉरेस्ट गंप छुट्टी लेकर जेनी के पास जाता है। वो एक नाइट क्लब में काम करती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। फॉरेस्ट गंप उनसे लड़ता है, तभी जेनी उससे कहती है कि तुम हमेशा मुझे नहीं बचा सकते। दरअसल जेनी अपनी जिंदगी से फ्रस्ट्रेटेड है, वो अपनी राह से भटक चुकी है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेनी कहती है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं पता। वो फॉरेस्ट गंप से कहती है तुम्हें याद है हमने बचपन में एक प्रेयर की थी कि हम चिड़िया बन जाएं और दूर कहीं उड़ जाएं। ये कहते कहते वो फ्लाई ओवर की दीवार पर चढ़ जाती है और नीचे देखना शुरू कर देती है। दरअसल उसके मन में सुसाइड करने के ख्याल आ रहे होते हैं, और फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जेनी वहाँ से नीचे उतर जाती है, तभी वहाँ एक गाड़ी आती है। उनके साथ जेनी जाने लगती है, पर जाने से पहले फॉरेस्ट गंप उससे कहता है कि वो लोग मुझे वियतनाम भेज रहे हैं, जहाँ पर वार हो रही है। तभी जेनी उससे कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि जब भी खतरा होगा तुम वहाँ से भाग जाओगे और हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगे। फॉरेस्ट गंप उससे वादा करता है, और इसके बाद फॉरेस्ट गंप और उसके साथी सोल्जर्स को वियतनाम भेज दिया जाता है, जहाँ पर वार चल रही है। उसके साथ बाबा भी होता है। बाबा वहाँ पर झील देखता है, तो वो फॉरेस्ट गंप को कहता है कि एक बार हम इस जगह पर कब्जा कर लें, इसके बाद हम यहाँ पर झींगे पकड़ने के लिए आएंगे। मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। हम दोनों एक नाव खरीद लेंगे 50-50% के पार्टनरशिप में, और समंदर में जाकर हम बहुत सारे झींगे पकड़ेंगे। हमें घर लेने की कोई जरूरत नहीं, हम नाव में ही सो जाएंगे और खाने में भी हम झींगे ही खाएंगे। बाबा बात करता है तो सिर्फ झींगों की। फॉरेस्ट गंप कहता है कि बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये जरूर करेंगे। अब एक दिन ये जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी दुश्मन उनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से गोलियां चल रही होती हैं। तभी फॉरेस्ट गंप को जेनी से किया हुआ वादा याद आता है, और वो उस जगह से गोली की रफ्तार से भाग जाता है। आगे जाने के बाद उसे याद आता है कि उसके साथी अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं। वो उन्हें बचाने के लिए वापस जाता है, लेकिन सब के सब जख्मी हो चुके होते हैं। वो एक एक करके सबको वहाँ से दुश्मनों के इलाके से निकाल लेता है, जिसमें लेफ्टिनेंट डैन भी होता है। लेकिन बाबा को गोली लग चुकी होती है, इसलिए वो बच नहीं पाता और बाबा की मृत्यु हो जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फॉरेस्ट गंप को भी एक गोली लगी है। उसको गोली लगी है, लेकिन इसकी उसे कोई चिंता नहीं। वो यहाँ पर सिर्फ आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा होता है, और वो एक आइसक्रीम लेफ्टिनेंट डैन को भी देता है, जो उसके बगल वाले बेड में होते हैं, जिनकी जान उसी ने बचाई होती है। लेकिन वो फॉरेस्ट गंप से नफरत करता है, क्योंकि उसकी दोनों टांगे कट चुकी होती हैं। वो नहीं चाहते थे कि वो बच जाए, लेकिन फॉरेस्ट गंप ने उनकी जान बचा ली थी। इसके बाद फॉरेस्ट गंप देखता है कि वहाँ पर एक सोल्जर जो कि जख्मी है, वो पिंग पोंग खेल रहा होता है। फॉरेस्ट गंप वहाँ पर जाता है, और वो सोल्जर्स उसे बताता है कि ये गेम खेलना बहुत आसान है, बस बॉल से तुम्हारी नजर नहीं हटनी चाहिए। और इसके बाद फॉरेस्ट गंप पिंग पोंग खेलना शुरू करता है, जैसा कि उस जख्मी सोल्जर्स ने उसे बताया था कि बॉल से नजर नहीं हटना चाहिए। फॉरेस्ट गंप वैसा ही करता है, और वो दिन रात पिंग पोंग खेलते खेलते इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि जब वो प्रैक्टिस करता है तो सारे सोल्जर्स उसे आकर देखते हैं। और फॉरेस्ट गंप को वार के लिए मेडल दिया जाता है, और मेडल लेने के लिए जब वो सिटी जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जेनी से होती है, और उन लोगों के साथ रहती है जो गवर्नमेंट के खिलाफ है, जो चाहते हैं कि वार खत्म हो जाए। यहाँ पर उसका एक साथी भी होता है जो उसके साथ लिविंग में रहता है। जेनी और उसके बीच लड़ाई हो जाती है, और
और वो जेनी को थप्पड़ मार देता है। फॉरेस्ट गंप यह देखकर आग बबूला हो जाता है और उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है। इसके बाद जेनी और फॉरेस्ट गंप वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों रात भर घूमते हैं और अगली सुबह वो आदमी एक बार फिर से जेनी के पास आता है और उसे मनाकर ले जाता है। फॉरेस्ट गंप नहीं चाहता कि जेनी उसके साथ जाए, लेकिन जेनी उसके साथ चली जाती है और इस तरह से एक बार फिर से दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं फॉरेस्ट गंप इतना अच्छा पिंग पोंग खेलता है कि वो बहुत फेमस हो जाता है। वो एक नेशनल लेवल का प्लेयर बन जाता है। उसे खेलने के लिए चाइना भी भेजा जाता है, यानी कि वो अब एक सेलिब्रिटी है। फॉरेस्ट गंप को नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो कहता है कि पिंग पोंग खेलने के लिए मुझे चाइना क्यों भेज दिया गया, ये तो मैं अपने देश में भी खेल सकता था। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। फॉरेस्ट गंप एक दिन शहर घूम रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे उसका लेफ्टिनेंट मिलता है जिसकी उसने जान बचाई थी, लेकिन उसके दोनों पैर कट गए थे। वो अपनी जिंदगी से निराश होता है। वो फॉरेस्ट गंप को कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो और सरकार ने एक बेवकूफ को मेडल दिया है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि यस सर। वो लेफ्टिनेंट को बताता है कि जब मैं सर्विसेज से रिटायर हो जाऊंगा तो मैं एक शिप खरीदूंगा, क्योंकि मैंने बाबा से वादा किया था और उस शिप का कैप्टन बनूंगा। लेफ्टिनेंट उस पर हंसता है और कहता है कि अगर तुमने कभी ऐसा किया तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगा। दरअसल लेफ्टिनेंट को विश्वास नहीं होता कि वो ऐसा कर सकता है और वो दिन आ जाता है जब फॉरेस्ट गंप को उसकी सर्विसेज से रिटायर कर दिया जाता है। वो ऑफिसर से पूछता है कि क्या अब मैं पिंग पोंग नहीं खेल सकता। ऑफिसर कहता है कि सेना में तो नहीं। और इसके बाद फॉरेस्ट गंप सीधा बाबा के घर जाता है और उसकी मॉम को बताता है कि मैंने बाबा से वादा किया था कि मैं उसके साथ मिलकर पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ी नाव खरीदूंगा और हम दोनों मिलकर झींगे पकड़ेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाबा की मॉम कहती है कि क्या तुम पागल हो। फॉरेस्ट गंप को सेना से $25,000 मिले होते हैं, जिन पैसों से वो एक बहुत बड़ी नाव खरीदता है, लेकिन कई दिनों तक मेहनत करने के बाद भी उसे एक भी झींगा नहीं मिलता। एक दिन उसे 2-3 झींगे मिलते हैं। तभी एक आदमी उससे कहता है कि तुमने अपनी नाव का कुछ भी नाम नहीं रखा, इसलिए मनुष्यत छाई हुई है। और अब फॉरेस्ट गंप अपनी नाव का नाम जेनी रखता है, क्योंकि वो जेनी से इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। एक दिन वो देखता है कि समुद्र के किनारे लेफ्टिनेंट डैन बैठे हुए हैं, जिन्होंने उससे वादा किया था कि अगर तुम कैप्टन बन गए तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए जरूर आऊंगा। फॉरेस्ट गंप अपनी चलती हुई नाव छोड़कर उसके नाव के पास पहुंचता है। लेफ्टिनेंट डैन कहता है कि मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें सर कहूंगा। फॉरेस्ट गंप कहता है कि यस सर। और तभी उसकी नाव जिसे वो चलता हुआ छोड़कर आ गया था वो किनारे से टकरा जाती है। अब ये दोनों मिलकर झींगे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। लेफ्टिनेंट डैन कहता है कि मैं बताऊंगा कि झींगे कैसे पकड़े जाते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी उन्हें एक भी झींगा नहीं मिलता। इनके जाल में फंसता है तो सिर्फ कचरा, लेकिन ये दोनों हार नहीं मानते और एक रात ये दोनों समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। और उस रात को समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। अगली सुबह ये जब समुद्र के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की सारी नाव बर्बाद हो चुकी हैं। अब इस किनारे पर सिर्फ एक ही नाव है और वो नाव है फॉरेस्ट गंप की। अब क्योंकि झींगे पकड़ने के लिए कोई भी नाव नहीं होती, इसलिए सारे झींगे इन्हीं को मिलते हैं और ये इतने झींगे पकड़ते हैं कि ये बहुत अमीर हो जाते हैं। इनके पास अब बहुत सारी बड़ी बड़ी नाव है। इन्होंने झींगों की एक कंपनी भी खोल ली है जिसका नाम है बबाकम, जो पूरे अमेरिका में फेमस हो चुकी है। एक रात जब वो अपनी नाव में होते हैं तभी फॉरेस्ट गंप को पता चलता है कि उनकी माँ बीमार है। ये सुनते ही फॉरेस्ट गंप चलती हुई नाव से पानी में कूद जाता है और सीधा भागते हुए अपने घर अपनी मॉम के पास जाता है और कुछ ही दिनों बाद उसकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। फॉरेस्ट गंप अब फैसला करता है कि वो वापस लेफ्टिनेंट डैन के पास नहीं जाएगा, वह बल्कि यहीं रहेगा। वो यहीं पर घास काटने की नौकरी कर लेता है और उसे एक दिन लेफ्टिनेंट डैन का लेटर मिलता है जिसमें उसने लिखा होता है कि मैं तुम्हारा सारा पैसा एक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया हूँ, अब तुम्हें कभी भी कोई पैसे की कमी नहीं होगी। उस लेटर के ऊपर एक निशान होता है। फॉरेस्ट गंप को लगता है कि लेफ्टिनेंट डैन ने सारा पैसा किसी फल की कंपनी में लगा दिया है, जबकि लेफ्टिनेंट डैन ने सारा पैसा एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है जो कि आईफोन बनाती है। लेकिन फॉरेस्ट गंप को इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन ये दोनों अब मिलीनियर बन चुके हैं। फॉरेस्ट गंप के पास जो पैसा आता है वो उन पैसों का एक ढेर चर्च को दे देता है, एक ढेर दे देता है हॉस्पिटल को और एक ढेर देता है बाबा की माँ को। बाबा की माँ जो दूसरों के घरों में खाना बनाया करती थी अब उसकी एक खुद की कुक है। लेकिन फॉरेस्ट गंप अपनी जिंदगी से बहुत उदास होता है। वो जेनी को बहुत याद करता है और एक दिन जेनी वापस आ जाती है। उसे नहीं पता कि जेनी वापस क्यों आई है और ना ही उसे जानना है। दरअसल जेनी की पूरी जिंदगी दुख में गुजरी होती है। उसकी मॉम नहीं थी और उसके पिता उसे बहुत परेशान किया करते थे और अब वो फॉरेस्ट गंप के पास वापस आ चुकी है। ये दोनों दिन भर घूमते रहते हैं। फॉरेस्ट गंप बस उससे बातें करता रहता है और जेनी उसकी बातें सुनती रहती है। एक रात को वो जेनी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जेनी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे
शादी करो। और इसके बाद जेनी और फॉरेस्ट गंप एक दूसरे के बहुत क्लोज हो जाते हैं। इन दोनों के बीच इंटरकोर्स भी होता है और अगले सुबह जब फॉरेस्ट गंप उठता है तो वह देखता है कि जेनी वहाँ पर नहीं है, वो एक बार फिर से जा चुकी है। इस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसे मन करता है कि वो भागे और वह भागना शुरू करता है। वो लगातार कई दिन, कई महीनों और कई सालों तक भागता रहता है। सब उसको पूछते हैं कि तुम भाग क्यों रहे हो। दरअसल वो भागने की वजह से फेमस हो गया होता है, लेकिन फॉरेस्ट गंप किसी वजह से नहीं भाग रहा होता। वो सिर्फ इसलिए भाग रहा होता है क्योंकि उसका मन करता है। उसके पीछे और भी बहुत सारे लोग भाग रहे होते हैं। सबको लगता है कि उसके भागने के पीछे कोई मकसद है। फॉरेस्ट गंप को भागते भागते 3 साल, 2 महीने, 14 दिन और 16 घंटे हो चुके हैं और एक दिन वो अचानक से रुक जाता है। सब उसे सुनने के लिए बेताब होते हैं कि वो कुछ कहेगा, लेकिन फॉरेस्ट गंप सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ और मैं घर वापस जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो घर वापस जाता है और घर जाने के बाद उसे जेनी का लेटर मिलता है जिसमें जेनी का एड्रेस होता है और जेनी ने उसे अपने पास बुलाया होता है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फॉरेस्ट गंप बस स्टॉप पर बैठा है और अपनी कहानी सबको सुना रहा है। वो उस एड्रेस को वहाँ पर बैठी हुई एक लेडी को दिखाता है। वो लेडी बताती है कि इस एड्रेस पर जाने के लिए तुम्हें बस पकड़ने की जरूरत नहीं है, ये पास ही में है। फॉरेस्ट गंप भागकर उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जेनी मिलती है। जेनी उसे अपने बेटे से मिलाती है और बताती है कि इसका नाम गंप है और ये तुम्हारा ही बेटा है। ये फॉरेस्ट गंप का ही बेटा होता है। फॉरेस्ट गंप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है। जेनी उससे बताती है कि मैं बीमार हूँ, मेरी बॉडी में किसी तरह का वायरस है। फॉरेस्ट गंप कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अगर तुम्हारी तबीयत खराब हुई तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। जेनी कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे और फॉरेस्ट गंप हाँ कह देता है। इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। इनकी शादी में लेफ्टिनेंट डैन भी आते हैं, वो भी अब शादी कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने अपने नकली पैर भी लगवा लिए हैं क्योंकि वो अब बहुत अमीर हैं। शादी के कुछ वक्त बाद ही जेनी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन फॉरेस्ट गंप के पास अब उसका बेटा नन्हा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट गंप की पूरी जिंदगी अपने बेटे के चारों तरफ घूमती है। वो उसे कहानी सुनाता है, वो उसे पिंग पोंग खेलना सिखाता है, लेकिन वो जेनी को भी बहुत याद करता है। अंत में दिखाया जाता है कि फॉरेस्ट गंप ठीक उसी तरह से जैसे वो खुद बचपन में स्कूल बस में स्कूल जाता था, अब उसका बेटा भी स्कूल बस में ठीक उसी तरह स्कूल जा रहा है। फॉरेस्ट गंप का बेटा नन्हा फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। फॉरेस्ट गंप हालांकि दुनिया की नजर में एक बेवकूफ था, लेकिन बचपन में उसके डांस स्टेप कॉपी करके एल्विस प्रेस्ली फेमस हो गया। इसके बाद वो स्कूल में बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बना। इसके बाद उसने फौज में गन को सबसे तेज असेंबल करने का रिकॉर्ड बनाया। उसे सेना में बहादुरी का मेडल मिला। साथ ही वो पिंग पोंग का बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर बना। फौज में रिटायर होने के बाद वो झींगों के काम में बहुत कामयाब हुआ। उसने बहुत पैसे कमाए, एप्पल कंपनी में उसने पैसे लगाए और बाद में उसने जो रनिंग की वो भी पूरे दिल से की क्योंकि उसका मन कर रहा था और उसमें भी उसने अपना नाम पूरी दुनिया में किया, जिस वजह से फॉरेस्ट गंप जिसका आईक्यू लेवल इतना कम था कि उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो दुनिया में फेमस हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉरेस्ट गंप ने जो भी काम किया पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे फोकस्ड होकर किया। अगर कोई इंसान इस तरह से किसी काम को करता है तो एक दिन जरूर कामयाब होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी।